नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि NHM एग्ज़ाम के लिए जो वैकेंसी अभी चालू है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि ANM, GNM, CHO, नर्सिंग ऑफिसर, राज्य में इसमें जो भर्ती निकाली गई है उनके लिए परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ अपन एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। इसका डी आंसर सही होगा। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? किसके कारण? मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। इसका बी आंसर सही होगा। मेलानिन एक वर्णक है, यह मनुष्य और पशुओं दोनों में होता है और इससे बाल, त्वचा और आंखें गहरी दिखाई देती है। मनुष्यों में मेलानिन 3 रूपों में होता है। कौन कौन सा? यूमेलानिन, फोमेलानिन और न्यूरोमेलानिन। तो इस प्रकार 3 प्रकार का होता है मेलानिन, यूमेलानिन, फोमेलानिन और न्यूरोमेलानिन। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्णक पिगमेंट जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है? मेलानिन। त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो त्वचा, बालों और आँखों के रंग प्रदान करता है। मेलानिन की मात्रा और प्रकार व्यक्ति की त्वचा के रंग को निर्धारित करते हैं। मेलानिन मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बनता है। किससे बनता है? मेलानोसाइट्स कोशिकाओं से। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स त्वचा को पराबैंगनी, यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से त्वचा के कार्य में क्या शामिल है? विटामिन डी का निर्माण, सुरक्षा प्रोटेक्शन करना, शरीर के तापमान का नियमन करना। यानी कि त्वचा के क्या कार्य हैं? विटामिन डी का निर्माण करना, शरीर को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना और शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर से अधिकांश हीट लॉस किसके माध्यम से होता है? स्किन के द्वारा, त्वचा द्वारा हीट लॉस होता है। शरीर से अधिकांश हीट लॉस विकिरण, रेडिएशन जो कि संवहन, चालन और वाष्पीकरण के माध्यम से होता है। तापमान नियमन केंद्र, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, मस्तिष्क के कौन से भाग में स्थित होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में। इसका ए आंसर सही होगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये एक बादाम के आकार का होता है जो थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की रक्त वाहिकाओं के वेसोडिलेशन, वाहिका प्रसारण का क्या कारण है? क्या कारण है? गर्मी का नुकसान, हीट लॉस। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? त्वचा। इसका डी आंसर सही होगा। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट होता है। यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और हमारे शरीर का 16% वजन कहाँ से आता है? त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के कौन से भाग पर एपिडर्मिस सबसे मोटी परत होती है? हथेलियों और तलवों पर। इसका सी आंसर होगा। यानी कि सबसे मोटी परत कहाँ होती है? हथेलियों और तलवों में सबसे मोटी स्किन होती है। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे भारी परत है। हथेलियों और तलवों पर एपिडर्मिस सबसे मोटी होती है, जहाँ लगभग 1.5 मिलीमीटर तक होती है। स्क्वैमस सेल्स परत एपिडर्मिस की सबसे मोटी परत होती है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह को छोड़कर वसा में ग्रंथियाँ में सबसे अधिक संख्या में होती है? एक्सिला, कांख में। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में शरीर के पानी का कितना प्रतिशत होता है? 60% पानी शरीर में होता है। यानी कि वयस्क 60% भाग पानी का होता है। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वयस्क के शरीर का वजन 60 किलो है तो बॉडी फ्लूइड की कुल मात्रा कितनी होगी? 36 किलो। इसका सी आंसर सही होगा। तो 36 किलो मतलब कैसे? शरीर के वजन का 60 किलो तो 60%, इसका 60% कितना होगा? 36 किलो पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सेल्स, कोशिका। ए आंसर सही होगा। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है।
यह सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? केंद्रक, न्यूक्लियस। इसका ये आंसर सही होगा। कोशिका का सबसे बड़ा अंग नाभिक, न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, और इसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए पाया जाता है। पादप कोशिका में नाभिक को सबसे बड़ी कोशिका अंग के रूप में जाना जाता है। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करते रहें। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका का वाटर फ्लूइड, जलीय द्रव जिसमें कई अंगक पाए जाते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? साइटोप्लाज्मा। इसका डी आंसर सही होगा। साइटोप्लाज्मा कोशिका झिल्ली और नाभिक झिल्ली के बीच मौजूद जेली तरल पदार्थ होता है। इसमें साइटोसोल, जलीय तरल और विभिन्न कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में लगभग 80% पानी होता है और आमतौर पर रंगीन होता है। इसका डी आंसर सही है। कोशिका का वह अंग जो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कौन सा? राइबोसोम। इसका सी आंसर सही होगा। राइबोसोम छोटे गोल कण होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले मैक्रोमोलेक्युलर मशीन और जैविक प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। इसका सी आंसर सही होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका बी आंसर सही होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कोशिकीय श्वसन के जरिए भोजन से ऊर्जा निकलता है। कोशिका की चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करता है। ऊर्जा कोशिकाओं के लिए एक आणविक ईंधन है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में परिवर्तित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच। इसका बी आंसर सही होगा। मानव शरीर में मोस्ट एबंडेंट, सबसे प्रचुर मात्रा में टिश्यू कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू, उपास्थि ऊतक। इसका सी आंसर सही होगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक होता है। रक्त, हड्डी, अस्थि, मज्जा, वसा और उपास्थि ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका सी आंसर कनेक्टिंग टिश्यू सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल टिश्यू जो यूरिनरी ब्लैडर को लाइंस यानी रेखाबद्ध करता है, कौन सा? ट्रांजिशनल। इसका सी आंसर सही होगा। मूत्र मार्ग, यूरिनरी ब्लैडर को रेखाबद्ध करने वाला उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू, जो कि संक्रमणकालीन उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरेथोलियम कहलाता है। यह मूत्राशय को फैलने और सिकुड़ने की अनुमति देता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में शामिल है, कौन सा? हिस्टामाइन। इसका सी आंसर सही होगा। हिस्टामाइन एक जैविक यौगिक है जो मनुष्यों और जानवरों में स्वाभाविक रूप से संश्लेषित होता है। हिस्टामाइन एक एमिनो अम्ल व्युत्पन्न है और एक शक्तिशाली वासोडिलेटर है। यह ब्रोंची और हाथ में चिकनी मांसपेशियों को सिकोड़ता है और अन्य मांसपेशियों को आराम देता है। तो सी आंसर सही होगा, हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी रिब्स, पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती है जो 12 जोड़ों में व्यवस्थित होती है, यानी कुल टोटल 24 होती है जो 12 जोड़ी होती है। 500 में से केवल एक व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त पसली होती है जिसे सर्वाइकल रिब कहा जाता है। शरीर के सामने अधिकांश पसलियाँ कोस्टल कार्टिलेज द्वारा उरोस्थि से जुड़ी होती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी गुहा कैविटी कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। इसका डी आंसर सही होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी गुहा उदर श्रोणि गुहा कहलाती है। उदर श्रोणि गुहा शरीर में सबसे बड़ी गुहा होती है और ये धड़ के पूरे निचले आधे हिस्से पर कब्जा करती है। इसका डी आंसर सही होगा। मानव शरीर में विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया इन कोलोन। इसका सी आंसर सही होगा। विटामिन के वह विटामिन है जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। यह रक्त को जमने में मदद करता है। किसके द्वारा जमता है? विटामिन के द्वारा। ब्लड का थक्का जमता है और स्वस्थ हड्डियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विटामिन के द्वारा हमारे खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। शरीर में विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? रक्तस्राव, हेमरेज समस्या हो सकती है। इसे रक्तस्राव से VKDB भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। इसका डी आंसर सही होगा। रक्त और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, जो कि बाह्य श्वसन कहलाता है। यह श्वसन प्रक्रिया
एल्वियोली नामक करोड़ों सूक्ष्म कोशिकाओं के माध्यम से होती है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड और सेल्स के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। और ब्लड और फेफड़ों के बीच एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन रक्त से कोशिकाओं में और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रक्त में जाती है। तो इसको ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर। ग्रसनी एक पेशी झिल्लीदार नली है जो नाक और मुंह से लेकर ग्रास नली और श्वास नली तक जाती है। ये श्वसन और पाचन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 3 भागों में विभाजित होती है, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण नली ऑडिटरी ट्यूब किस में खुलती है? नेसोफेरिंक्स में। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संरचना को वॉइस बॉक्स के रूप में जाना जाता है? लेरिंक्स को। इसका बी आंसर सही होगा। लेरिंक्स यानी स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जिसे आमतौर पर वॉइस बॉक्स के रूप में जाना जाता है, जो गले का वह क्षेत्र जो सांस लेने, निगलने और बात करने में मदद करता है। ध्वनि के उत्पादन, साउंड प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंग क्या कहते हैं? लेरिंक्स, स्वर यंत्र। यह श्वास नली के ऊपर गले में स्थित होता है। यह ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है और श्वसन को सुगम बनाता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वर रज्जु कहाँ होते हैं? स्वर यंत्र में, लेरिंक्स में। ये आंसर सही होगा। कौन से अंग को विंड पाइप, सांस नली के रूप में जाना जाता है? ट्रेकिया को। इसका डी आंसर सही होगा। सांस नली या विंड पाइप को श्वास नली के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ट्रेकिया के रूप में। ये एक नली है जो स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स से फेफड़ों तक जाती है। ये उपास्थि के छल्लों से बनी होती है जो इसे अपना आकार बनाए रखने में मदद करती है। श्वास नली 2 छोटी नलियों में विभाजित होती है जो प्रत्येक फेफड़ों में जाती है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा श्वास नली से होकर फेफड़ों तक जाती है। इसका डी आंसर सही होगा। ट्रेकिया, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। देख रहे आप ट्रेकिया, ये कौन सा ट्रेकिया है? ये श्वास नली। श्वास नली एक खोखली और नलिका जैसी संरचना है जो स्वर यंत्र या वाक्य यंत्र से श्वास नली और श्वास नली को फेफड़ों से जोड़ने वाले मार्ग तक होती है। श्वास नली की औसत लंबाई कितनी होती है? 11.8 सेंटीमीटर। नर की श्वास नली आमतौर पर मादा की तुलना में लंबी होती है। किसकी होती है? पुरुष की श्वास नली किस में मादा की तुलना में लंबी होती है? इसका सी आंसर सही होगा। राइट लंग में कुल कितने लॉब्स पाए जाते हैं? 3 लॉब्स। इसका बी आंसर सही होगा। दाएं फेफड़े के लॉब्स ऊपरी लोब, मध्य लोब और निचला लोब 3 पाए जाते हैं। बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं, ऊपरी और निचला। दाएं में तो कितने होते हैं? 3, ऊपरी, मध्य और निचला। और बाएं फेफड़े में 2 होते हैं, ऊपरी और निचला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथिंग के दौरान कौन सी संरचना फेफड़ों की 2 सतहों के बीच घर्षण को प्रिवेंट करती है? कौन सी? प्लूरल कैविटी। इसका बी आंसर सही होगा। प्लूरल कैविटी 2 परतों वाली झिल्ली प्लूरा से घिरी होती है तो फेफड़ों को ढकती है और छाती की दीवार को रेखाबद्ध करती है। प्लूरल कैविटी फेफड़ों को सांस लेने के दौरान बिना किसी रुकावट के फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। यदि इस जगह में तरल पदार्थ या हवा का जमाव अधिक हो जाता है तो इसे प्लूरल इन्फ्यूजन या न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। कब? जब तरल पदार्थ या हवा का जमाव अधिक हो जाता है तो प्लूरल इन्फ्यूजन या न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है, जो सांस लेने में कठिनाई और सीने में दर्द का कारण बन सकता है। कौन से स्तर पर ट्रेकिया श्वास नली में ब्रोंची में डिवाइड होती है? कब? एट द लेवल ऑफ 5th थोरेटिक वर्टेब्रा। इसका ये आंसर सही होगा। श्वास नली में आमतौर पर 5वें वक्षीय कशेरुक का T5 के स्तर पर विभाजित होती है जो स्टर्नल कोण के पास स्थित होता है। इसका ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्फेक्टेंट का क्या कार्य है? क्या कार्य है? सरफेस टेंशन, सतह तनाव को कम करना। ये एलोवेली को ड्राई सूखने में मदद रोकता है और एक्सपायरेशन के दौरान ये एल्वेलर वाल्व को घर्षण रिएक्शन रोकता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। सरफेक्टेंट फेफड़ों के अंदर मौजूद पानी के अणुओं के बीच तनाव को कम करता है जिससे फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायरेशन के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? कौन सी? इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन और डायफ्राम का संकुचन। तो इसका डी आंसर सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन के प्रत्येक चक्र के दौरान फेफड़ों में अंदर और बाहर जाने वाली वायु की मात्रा क्या कहलाती है?
टेडल वॉल्यूम, इसका बी आंसर सही होगा। यह वह मात्रा है जो प्रत्येक सामान्य श्वास के साथ फेफड़ों में अंदर जाती है और बाहर आती है। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में लगभग 500 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है टेडल वॉल्यूम? 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की अतिरिक्त मात्रा जिसे मैक्सिमल इंस्पायरेशन के दौरान इंस्पायर्ड किया जा सकता है किस रूप में जाना जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि श्वसन आरक्षित आयतन IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वह मात्रा है जिसे सामान्य ज्वारीय मात्रा के बाद जबरन अंदर लिया जा सकता है। IRV को आमतौर पर रिजर्व में रखा जाता है, लेकिन गहरी सांस लेने में दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ए आंसर सही होगा। श्वसन के अंत में वायु मार्ग और एलोवेली में शेष बची वायु की मात्रा को क्या कहा जाता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का वह अधिकतम आयतन जो फेफड़ों में अधिकतम विकास मैक्सिमल एक्सपायरेशन के दौरान बाहर छोड़ी जाती है क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में रिमेनिंग एयर शेष हवा क्या कहलाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बलपूर्वक सांस छोड़ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान भी फेफड़ों में बची हुई हवा को अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम फेफड़ों में वह न्यूनतम मात्रा होती है जो बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में शेष रहती है। यह एक वयस्क में लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है। इसे स्पिरोमेट्री द्वारा मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर्ड एयर में अधिकतम O2 की कितनी मात्रा होती है? 21%, इसका डी आंसर सही होगा। अंतःश्वसन वायु इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा लगभग 21% होती है। सामान्य वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.95% होती है। इसके अलावा वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78.08% और ऑर्गन 0.93% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायर्ड एयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%, इसका सी आंसर सही होगा। तो इस प्रकार NHM एग्ज़ाम के लिए जो वैकेंसी आई हो इसके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।